तो वेलकम दिस वीडियो इन दिस इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ हम आपको ऐसे पढ़ रहे हैं एमपी का। तो यहाँ देखिए ये जो आपको है कि ऐसे आपको इसका इंट्रो पार्ट 2 होगा। ये आपको ये पार्ट 2 इसके अंतर्गत हम अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं कि आपको ऐसे किस तरह से लिखा जाए। देखिए इसमें जो कहा गया कि एक इससे पहले जो इस आपको वीडियो में था कि उसको यहाँ पर देखिए कि इसमें कि इसी विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है को उदाहरण के तौर पर ले तो निम्नलिखित विचार सूत्र बनते हैं। पहला देखिए क्या, फिर देखिए क्या, इसमें देखिए क्या कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या है। निष्काम यहाँ पर जो कहा गया निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, देखिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या, ये पहला क्या बनेगा। क्या सचमुच कोई जिज्ञासा निष्काम हो सकती है। यथार्थ सभ्यता क्या है, क्या कोई सभ्यता यथार्थ भी होती है। जीवन रस क्या है। फिर देखिए क्यों निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को यथार्थ सभ्यता का जीवन रस क्यों कहा जा सकता है। इस पक्ष में क्या तरह के उदाहरण हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता तो क्यों। कब की बात देखिए, क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण दिखते हैं जो इस विषय को सिद्ध या खारिज करे। क्या कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती है जिनमें निष्काम बोध जिज्ञासा सभ्यता को जीवन देती है। अगर हाँ तो ऐसी परिस्थितियां अतीत में थी, वर्तमान में है या भविष्य में होगी। कहाँ देखिए विश्व में कौन सी सभ्यताओं के संबंध में यह दावा किया जा सकता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं ने उनके विकास में प्रमुख भूमिका अदा की है। देखिए वे कौन सी सभ्यताएं हैं, वे कौन सी सभ्यताएं हैं जिसका विकास इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने निष्काम जिज्ञासाओं का तिरस्कार किया था। अगर देखिए फिर कहाँ मिसिंग देखिए, क्या कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जहां विषय के विपरीत उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, अर्थात जहां निष्काम जिज्ञासाओं पर बल देने के बाद भी समुचित विकास नहीं हुआ या निष्काम जिज्ञासाओं पर बल नहीं देने के बावजूद समुचित विकास हो गया। देखिए कौन की बात, ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो निष्काम जिज्ञासाओं के स्तर तक पहुँचने में समर्थ है। क्या कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास के माध्यम से ऐसे स्तर को छू सकता है, या कुछ व्यक्तियों की जन्मजात विशेषता होती है। कैसे देखिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा कैसे किसी सभ्यता को महान बनाती है, अर्थात इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच क्या कारण कार्य संबंध है। ऐसे देखिए यहाँ फिर कैसे किया जा सकता है कि ऐसे कैसे किया जा सकता है किसी समाज के भीतर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासु की प्रेरणा पैदा कर दी जाए। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ ऐसा प्रयत्न सफल हुआ हो। देखिए अगर भारत में यह करना हो तो इसके लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया 7वां नंबर यहाँ देखिए क्या कि इसके अलावा किसी विषय पर बिंदुओं की तलाश करने एक व्यवहारिक तथा लोकप्रिय तरीका और भी है। आप किसी भी विषय पर सोचते हुए उसके विभिन्न आयाम जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, भौगोलिक, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक पर क्रमशः बिंदु खोजेंगे तो पाएंगे कि इनमें से अधिकांश पर आपके मन में एकाध विचार जरूर कौन जाएगा, अर्थात आ जाएगा। उन बिंदुओं को आप अपने पृष्ठ पर नोट करते जाएं और बाद में चुन लें कि उनमें से किसे कितना महत्व दिए जाने की जरूरत है। फिर देखिए अगर इसी विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है तो पर इन आयामों का अभ्यास करें तो हम पाएंगे कि इन आयामों पर हमें आसानी से एक दो बिंदु मिल सकते हैं। पहले देखिए सामाजिक सांस्कृतिक आयाम आपको यहाँ देखिए समाज एवं संस्कृति विशेषता, धर्मता, शिक्षा, नीति कैसे बच्चों की जिज्ञासा वृत्ति का पोषण कर सकते हैं। दूसरा देखिए आपको राजनीतिक प्रशासनिक आयाम, देखिए राजनीतिक प्रशासनिक आयाम की बात यहाँ पर की गई है। पहला क्या राजनेताओं का शैक्षिक स्तर इस बात को प्रभावित करता है कि हम अपनी आगामी पीढ़ियों को जिज्ञासा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं या नहीं। अब फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया था कि तीसरा हमारी शिक्षा नीति का निर्धारण करने वाले राजनेताओं की शिक्षा के प्रति क्या सोच है। फिर आपको देखिए दूसरा तो था हमारी शिक्षा नीति का निर्धारण करने वाले राजनेताओं की शिक्षा के प्रति क्या सोच है। तीसरा क्या हमारा शिक्षा संबंधी प्रशासन इस विषय की जटिलता और सूक्ष्मता को निभाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है या नहीं। गौर देखिए आर्थिक आयाम की बात, देखिए आर्थिक आयाम जिज्ञासु वृत्ति के पोषण का संबंध विविध प्रयोग करने तथा भविष्य की आर्थिक निश्चिंताओं से भी है। क्या हम अति जिज्ञासु वृत्ति के बच्चों के लिए प्रयोगशालाओं तथा रोजगार गारंटी जैसी सुविधाएं विकसित नहीं कर सकते। गौर देखिए आप ऐतिहासिक आयाम में कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों, शासकों या सभ्यताओं के उदाहरण लिए जा सकते हैं जिन्होंने निष्काम जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित किया, जैसे ग्रीक सभ्यता में एंथेस, भारत, नालंदा इत्यादि। फिर अंगद देखिए वैज्ञानिक तकनीकी आयाम,
क्या कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी तरीके हैं जो मनोरंजक रूप में बच्चों की जिज्ञासाओं को पंख लगा सकते हैं, जैसे कुछ वीडियो गेम्स या ऐप्स इत्यादि? मनोवैज्ञानिक आयाम देखिए, बच्चों की जिज्ञासा वृत्ति को मनोवैज्ञानिक समर्थन कैसे दिया जा सकता है? प्रोत्साहन, प्रशंसा, पुरस्कार आदि किन युक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? इस संबंध विख्यात मनोवैज्ञानिक के कथनों या विचारों की भी चर्चा की जा सकती है। फिर आपको 6 नंबर देखिए, दार्शनिक आयाम की बात है कि सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, फ्रांसिस बेकन, एडमंड हुसेर, रसेल जैसे पश्चिमी दार्शनिकों तथा बुद्ध, महावीर, शंकर, पंजरी, गौतम और कनार जैसे भारतीय दार्शनिक की चर्चा की जा सकती है, जिन्होंने जिज्ञासु वृत्ति पर चलते हुए निष्काम जिज्ञासाओं में डूब कर ही पूरा जीवन व्यतीत किया। अब देखिए भौगोलिक आयाम की बात यहाँ पर जो की गई है, देखिए भौगोलिक आयाम, क्या जिज्ञासा और भौगोलिक परिस्थितियों के बीच कोई सहसंबंध हो सकता है? दूसरा, भौगोलिक जटिलता और चुनौतियाँ व्यक्ति को जिज्ञासु होने के लिए बाध्य करती है या नहीं? क्या अनुकूल प्राकृतिक दशाएं जिज्ञासाओं को निष्काम बनाने में कारगर साबित हो सकती है? अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आयाम, क्या जिज्ञासु वृत्ति की दृष्टि से विभिन्न देशों के विकास के स्तर की तुलना की जा सकती है? अगर हाँ तो उनके मध्य दिखने वाले अंतराल की व्याख्या किन कारकों के आधार पर की जा सकती है? अब देखिए 8 में, जब आप इतने आयामों पर निबंध के विषय का विवेचन कर लेंगे तो तय माने कि आपके पास 1000 से 1200 या और अधिक शब्द लिखने के पर्याप्त बिंदु इकट्ठे हो चुके हैं। हो सकता है कि शुरुआती कुछ प्रभावों में इन सूत्रों पर दिमाग दौड़ाने के बाद आपको पर्याप्त बिंदु ना मिले, लेकिन जब आप 20-30 कठिन विषयों का अभ्यास कर लेंगे तो कोई भी नया विषय आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए तीसरा चरण आपको यहाँ पर निबंध की रूपरेखा बनाना। बिंदुओं को एकत्रित हो जाने के बाद अगली चुनौती होती है उन्हें व्यवस्थित करने की। देखिए इस व्यवस्थित ढांचे को हम निबंध की रूपरेखा साइनोप्सिस कह सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि आपने जिन बिंदुओं को तलाशा है उन्हें महत्व और विषय की मांग की दृष्टि से सही क्रम में समायोजित कर लिया जाए। साथ ही इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम महत्व की दृष्टि से सभी बिंदुओं का अनुपात तय कर लें, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हमें कुल 1000 से 1200 शब्दों में से कितने शब्द किस हिस्से पर खर्च करने हैं। यहाँ फिर आगे यहाँ पर जो खर्च करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो रूपरेखा तैयार करेंगे आपका पूरा निबंध होगा उसी के अनुसार विकसित होगा। सृजनात्मक लेखन की प्रक्रिया में यह बहुत स्वाभाविक होता है कि लिखते लिखते आपको कुछ बेहतरीन बिंदु सूझ जाते हैं और कभी कभी चिंतन एवं लेखन में ऐसा प्रभाव कायम हो जाता है कि बंधाई रूपरेखा दरकने लगती है। अगर आप अपनी रूपरेखा से 10 से 20% तक विचलित होते हैं तो उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, यह स्वाभाविक भी है और ज़रूरी भी। अगर हम रूपरेखा साइनोप्सिस का एक नमूना लेते हैं ताकि एकदम नए पाठक को भी स्पष्ट हो सके कि रूपरेखा निर्माण की सही विधि क्या होती है। उदाहरण के तौर पर हम उसी कठिन विषय को उठा सकते हैं जिस पर अभी हमने बिंदुओं की खोज करना सीखा था। यह विषय था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। देखिए इस विषय की रूपरेखा निम्नलिखित तरीके से बनाई जा सकती है, जिसमें देखिए रूपरेखा के अंतर्गत पहला आपको देखिए भूमिका लिखेंगे। किसी महान वैज्ञानिक जैसे एडिसन या दार्शनिक जैसे सुकरात के जीवन को उदाहरण शुरुआत करते हुए उसका संबंध विषय से जोड़ना लगभग 1 पृष्ठ या 150 शब्द में। फिर देखिए विषय का स्पष्टीकरण। देखिए विषय में निहित 3 शब्द समूह निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता। देखिए 3 शब्द समूह निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता तथा जीवन रस का अर्थ स्पष्ट करना लगभग 1 पृष्ठ या 150 शब्द। विषय के पक्ष में तर्क, विभिन्न तरीकों के विषय के कथन को विषय के कथन को सही सिद्ध करना। देखिए भारत और विश्व के प्रसिद्ध उदाहरण जैसे कि चरक, सुश्रुत, बुद्ध, सुकरात, ब्रूनो, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, आइंस्टीन के कारण प्राचीन भारतीय, यूनानी तथा आधुनिक यूरोपीय सभ्यताएं कैसे विकसित हुई। फिर निष्काम जिज्ञासा और सभ्यता के विकास के बीच विद्यमान तार्किक संबंध को उजागर करना और बताना कि निष्काम जिज्ञासाओं से ही ऐसे नए विचार एवं तथ्य सामने आते हैं जो मानव समाज की नियति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे न्यूटन का यह समझने का प्रयास करना कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। कुछ ऐसे उदाहरण जिनसे साबित हो कि जिन देशों या समाजों ने निष्काम जिज्ञासाओं का दमन किया वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। जैसे कुछ अरब देश, कुछ धर्मतंत्र तथा कुछ निरकुश तानाशाही। कुल 6 पृष्ठ या 700 से 800 शब्द। देखिए विषय की सीमाओं को उजागर करना, कुछ ऐसे पक्षों को विनम्रता संभावनामूलक भाषण प्रस्तुत करना जिनसे हो कि विषय समयतः सही होते हुए भी निरपेक्ष रूप से सही नहीं है। जैसे यह साबित करना कि आधुनिक यूरोप या अमेरिका के विकास में सकाम
निष्काम जिज्ञासाओं का ज़्यादा महत्व रहा है। निष्काम जिज्ञासाओं का कम। आज की अधिकांश वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति निजी अनुसंधान केंद्रों द्वारा संचालित हो रही है, जिनका प्रयोजन लाभ कमाना है। यह तार्किक प्रश्न उठाना कि क्या सचमुच कोई जिज्ञासा पूर्णतः निष्काम हो सकती है? क्या ज्ञान प्राप्ति की लालसा का होना अपने आप में उन जिज्ञासाओं को सकाम जिज्ञासा नहीं बना देता? यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करना कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण होते हुए भी उसका जीवन रस नहीं कही जा सकती है। ये वे उसके विकास के कई कारणों में से एक कारण भर होती है। ये कुल 2 पृष्ठ या 200 से 250 शब्द में इसको लिखना है। फिर आपको आगे देखिए निष्कर्ष की बात यहाँ पर कर। निष्कर्ष जो 3 से 4 पृष्ठ मतलब 100 शब्द में आपको हो गया। 3/4 पृष्ठ जिसे बोलते हैं। ये 3 या 4 पृष्ठ में कुल आपको यहाँ पर जो कहा 300 पृष्ठ आपको 3 शब्द आपको यहाँ पर। फिर देखिए क्या कि पर स्पष्ट देखिए निष्कर्ष यह स्पष्ट करना है कि विषय में किया गया दावा कुछ अपवादों के बावजूद सामान्यतः सही है। फिर आपको चौथा चरण आपको आता है भूमिका लिखना है। आप देखिए रूपरेखा बना लेने के बाद अगला चरण है भूमिका लिखना है। यही वह चरण है जहाँ से आपका वास्तविक निबंध लेखन शुरू होता है। अभी तक के सभी चरण चरण योजना निर्माण स्तर के थे। यहाँ से उनका क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक अर्थ में भूमिका निबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि परीक्षक या पाठक को आपके निबंध में रुचि महसूस होगी या नहीं। अगर भूमिका कमज़ोर होती हो तो इस बात का पूरा खतरा होता है कि या तो परीक्षक आगे का निबंध पढ़ेगा या नहीं निबंध पढ़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ फिर से देखिए अगर भूमिका कमज़ोर हो तो इस बात का पूरा खतरा होता है कि या तो परीक्षक आगे का निबंध पढ़ेगा नहीं, और अगर पढ़ेगा तो अनमने ढंग से। इतना नहीं, भूमिका पढ़कर अगर उसकी वह पूर्वधारणा बन गई कि यह उम्मीदवार निबंध लिखने में कमजोर है, तो शेष पूरे निबंध में अच्छी अभिव्यक्ति करने के बावजूद संभवतः आप इससे नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे और अंकों का स्तर नुकसान उठाने को मजबूर हो जाएंगे। इसके विपरीत एक आकर्षक भूमिका परीक्षक को बाध्य कर देती है कि वह निबंध को पूरी रुचि और संजीदगी के साथ रख पड़े। देखिए निबंध को पूरी रुचि और संजीदगी के साथ पढ़े कि बहुत से विद्यार्थियों को भूमिका लिखने में गंभीर तनाव से गुजरना पड़ता है। वे कहते हैं कि एक बार भूमिका लिख लेने के बाद तो वे बिजली की गति से निबंध लिख लेते हैं, पर भूमिका लिखने में उनका बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है और उसके बाद तो वे बिजली की गति से देखिए पर भूमिका लिखने में उनका बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है और उसके बाद भी उन्हें अपनी भूमिका से वह संतोष हासिल नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो इस तनाव की बड़ी वजह यह है कि भूमिका की अवधारणा को लेकर विद्यार्थियों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से हम पहले यही समझने का प्रयास करते हैं कि भूमिका क्या है और क्या नहीं। देखिए साथ ही इस प्रश्न पर भी गौर करते हैं कि परीक्षक आपसे किस तरह की भूमिका की उम्मीद करते हैं। भूमिका के संबंध से बड़ी भ्रांति यह है कि इसमें संक्षेप में वही बातें लिखी जानी चाहिए जो आप निबंध के शेष हिस्से में लिखने वाले हैं। यह एक ऐसी गलतफहमी है जो बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों तक में फैली हुई है। सच यह है कि ऐसे निबंधों में एक ही बात का दोहराव होता है और उनमें परीक्षक की रुचि नहीं बचती। वास्तव में निबंध की भूमिका का मूल कार्य परीक्षक या पाठक के मन में निबंध के प्रति रुचि पैदा करना है। शुरुआत 8 से 10 पंक्तियाँ पढ़कर उसके मन में यह भाव पैदा हो जाना चाहिए कि इस निबंध में उसे कुछ बहुत खास मिलने वाला है। भूमिका में भले ही आप विषय का विधिवत विवेचन शुरू ना कर पाएँ, पर वह जमीन तैयार हो जानी चाहिए जहाँ से आप विषय पर उतरने वाले हैं। ऐसी जमीन पाकर निश्चय ही परीक्षक इस सुखद जिज्ञासा के साथ निबंध पढ़ना आरम्भ करेगा कि उसे विषय का बेहतरीन विवेचन हासिल होने वाला है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम ऐसी भूमिका लिखेंगे कैसे। इसका तो एक ही तरीका है कि आप भूमिका लेखन निरंतर तथा सघन अभ्यास करें। कम से कम 100 कठिन विषयों पर तो आपको भूमिका लिखने का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। यहाँ इतना क्या ही जा सकता है कि भूमिका लिखने संबंधित कुछ सुझाव दिए जाए और फिर एक ही विषय पर 6-7 भिन्न तरह की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि उन्हें पढ़कर आपको भूमिका लेखन के व्यवहारिक अनुमान भी हो सके। फिर देखिए भूमिका लेखन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। पहले आपके यहाँ पर देखिए जो क्या भूमिका में बहुत अधिक तथ्य और सूचनाएं देने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से भूमिका बोझिल हो जाती है। तथ्य देने हो तो बहुत कम तथा चौंकाने वाले तथ्य दे जो कि विषय का अर्थ या महत्व स्पष्ट करने में प्रभावी हो। फिर कुछ लोग शब्दकोश में दी गई परिभाषा से निबंध की शुरुआत करते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं माना जाता, अतः इससे बचे। अगर परिभाषा या अर्थ से भूमिका शुरू करनी हो तो शब्दकोश के बजाय किसी विद्वान
विद्वान की टिप्पणी या अपनी तरफ से अर्थ विवेचन के प्रयास को प्राथमिकता दें। भूमिका ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत लंबी। या देखिए, वह निबंध के कुल आकार के 10% आसपास तो होना ही चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसे कुछ लंबा भी किया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में आजकल आपको सिविल सेवा परीक्षा में आजकल फिर यहाँ आपको देखिए कहा गया कि भूमिका में बहुत अधिक तथ्य और सूचनाएं देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से भूमिका बोझिल हो जाते हैं। तथ्य देने ही हो तो बहुत कम तथ्य चौंकाने वाला तथ्य दे जो विषय का अर्थ या महत्व स्पष्ट करने में प्रभावी हो। कुछ लोग शब्दकोश में दी गई परिभाषा से निबंध की शुरुआत करते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं माना जाता है, अतः इससे बचें। अगर परिभाषा या अर्थ से ही भूमिका शुरू करनी हो तो शब्दकोश के बजाय किसी विद्वान की टिप्पणी या अपनी तरफ से अर्थ निर्वचन के प्रयास को प्राथमिकता दें। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि भूमिका ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत लंबी। वह निबंध के कुल आकार के 10% के आसपास तो होनी ही चाहिए और जरूरत पड़े तो उसे कुछ लंबा भी किया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में आजकल आपको प्रत्येक निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है, जिसका अर्थ है कि लगभग 100 से 150 शब्दों में आपकी भूमिका होनी ही चाहिए। फिर आपको आगे हम देखें क्या भूमिका यहाँ पर जो आपको है क्या कि भूमिका एक अनुच्छेद, देखिए भूमिका एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में समाप्त हो जाए तो बेहतर, नहीं तो उसे 2 या बहुत ज़रूरी होने पर 3 अनुच्छेदों में लिखने में भी कोई समस्या नहीं है। पर ऐसा तभी होना चाहिए जब भूमिका अपनी संरचना में ही 2 या अधिक अनुच्छेदों की मांग करती हो। जरूरी नहीं कि आपकी भूमिका पहले वाक्य से ही विषय से जुड़ती हुई दिखे। आप यह भी कर सकते हैं कि भूमिका की शुरुआत किसी प्रतीकात्मक उदाहरण या घटना आदि से करें और भूमिका के अंतिम वाक्य में विषय के साथ उसका गहरा संबंध झलका दे। हाँ, अगर आप विषय से बहुत दूर जाकर शुरुआत करते हैं और भूमिका के अंत में भी उसे विषय के साथ बहुत गहराई और स्पष्टता से नहीं जोड़ पाते हैं तो निस्संदेह आपको इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक सुझाव यह भी है कि अगर आपके पास परीक्षा में पर्याप्त समय है तो पहले पूरी भूमिका रफ पृष्ठ पर लिख ले, उसे जांच परख ले और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही वास्तविक निबंध की शुरुआत करें। ऐसा करने से यह संभावना खत्म हो जाती है कि आप जल्दबाजी से कमजोर भूमिका लिख बैठे, जिसे बाद में काटना या सुधारना संभव ना रहे। देखिए, निबंध बहुत अच्छे अंक हासिल करने वाले ऐसे कई सफल उम्मीदवारों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जिन्होंने इसी रणनीति प्रयोग किया और अपने हर प्रयास में निरंतरता और सुसंगति के साथ शानदार अंक हासिल किए। हाँ, यह ध्यान रखें कि भूमिका को 2 बार लिखने की प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय खर्च होता है। देखिए, इसलिए इस सुझाव का प्रयोग अपने समय प्रबंधन कौशल के अनुसार ही करें। जिन परीक्षाओं में 3 घंटे की अवधि में एक ही निबंध लिखना होता है उनमें तो यह सुझाव आसानी से लागू हो सकता है, किंतु अगर परीक्षा में 2 या अधिक निबंध लिखे जाने की शर्त है तो आपको अपने विवेक और समय प्रबंधन के अनुसार निर्णय कर लेना चाहिए। अब देखिए, चौथा चरण जो आपको है भूमिका लिखने के तरीके। चौथा चरण जो आपके यहाँ पर वो है भूमिका लिखने के तरीके। देखिए, भूमिका लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, हर तरीके के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। नीचे भूमिका कुछ प्रकार की चर्चा की जा रही है तथा प्रत्येक प्रकार को वहाँ तक समझाने के लिए एक ही विषय पर भूमिकाएं प्रस्तुत की जा रही है। आपको यह चुन लेना है कि आप किस तरह की भूमिका लिखने में सहजता महसूस करते हैं। अगर आप 2 या 3 प्रकार की भूमिका का अभ्यास कर लेंगे तो ज़्यादा सुविधाएं रहेगी, क्योंकि जटिल विषय पर भी उनमें से कोई ना कोई भूमिका लागू हो ही जाएगी। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को व्यवहार तक समझने के लिए हम वही विषय ले रहे हैं जिस पर अभी तक हमने विवेचन किया है। वह निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, देखिए, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। प्रसिद्ध कहानी, घटना या उदाहरण पर आधारित भूमिका। यह भूमिका लेखन का सबसे प्रसिद्ध तरीका है। इसके अंतर्गत आप किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग या किसी प्रसिद्ध घटना के निबंध का प्रस्थान बिंदु बना सकते हैं। प्रसिद्ध घटना का अर्थ यह नहीं कि परीक्षक भी उसके बारे में जानता ही हो। अगर वह घटना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जुड़ी होने के बावजूद कम लोगों की पता है तो उसे भी भूमिका का आधार बनाया जा सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भूमिका के अंतिम वाक्य तक पहुँच कर वह कहानी या घटना निबंध के विषय से स्पष्टता जुड़ जानी चाहिए। इस प्रकार की भूमिका का लाभ यह है कि वह तुरंत परीक्षक के मन में जिज्ञासा और रुचि पैदा करती है, जिसके कारण परीक्षा को आरंभिक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो जाती है। परीक्षार्थी को आरंभिक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो जाती है। अगर वह शेष निबंध को रोचक बनाए रखने में सफल होता है तो उसे निस्संदेह अच्छे अंक मिल जाते हैं। हाँ, खतरा यह है कि अगर उम्मीदवार भूमिका वाली रोचकता आगे कायम ना रख सके तो परीक्षक को लग सकता है कि उम्मीदवार कहानियाँ सुनाकर उन्हें बढ़ाने फुसलाने की असमर्थ कोशिश कर रहा है।
देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध कहानी, देखिए प्रसिद्ध यहाँ पर जो कहा गया प्रसिद्ध कहानी, घटना या उदाहरण पर आधारित भूमिका या भूमिका का उदाहरण देखिए यहाँ पर। देखिए प्रसिद्ध कहानी या उदाहरण पर आधारित भूमिका उदाहरण देखिए। अन्य विषय आपको है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन के बचपन की एक घटना अत्यंत रोचक है। वह विद्यालय में अपने सहयोगी के समकक्ष नहीं चल पाया, क्योंकि उसे किताबी बातों में रुचि महसूस नहीं होती थी। वह कक्षा में ऊट पटांग सवाल पूछता था जिनके उत्तर अध्यापक पास भी नहीं होते थे। इन बातों से परेशान होकर उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। जब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि उसे विद्यालय क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो उसकी माँ ने उसे झूठ बोला। उसने यह नहीं बताया कि अध्यापक ने एडिसन को बाकी बच्चों से कमजोर एवं अनुशासनहीन कर विद्यालय से निष्कासित कर दिया है। इसके विपरीत उसने एडिसन को प्यार से थपथपाते हुए बताया कि तुम्हारे अध्यापक ने कहा कि तुम्हारा बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है कि इस विद्यालय के बाकी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई घर पर ही होगी। सोचने की बात यह कि एडिसन की माँ ने ऐसा क्यों कहा, और वह यह झूठ बोलकर उसने अच्छा क्या या बुरा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई साधारण माँ होती तो अपने बच्चे की गलतियाँ पर नाराज होती और उसे बुला भला कहती। पर एडिसन की माँ ने इस बात को समझ लिया था कि उसके बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना किसी विद्यालय के बस की बात नहीं है। उसने अपने बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे पूरा सम्मान दिया। इसी का परिणाम था कि एडिसन जीवन भर हजारों असफल प्रयोग करता रहा और अंततः उसने बल्ब का आविष्कार कर लिया। वही बल्ब जिसके बिना आज की मानव सभ्यता अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। इससे यही तो सिद्ध होता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाएं यथार्थ सभ्यताओं के लिए जीवन रस की भांति होती है। अब आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या कविता या प्रसिद्ध कथन से आरंभ होने वाली भूमिका। यह भी भूमिका लेखन के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। देखिए इसके अंतर्गत निबंध की शुरुआत किसी काव्यात्मक पंक्ति, दार्शनिक कथन या विषय संबंधित किसी विशेषज्ञ के कथन से की जाती है। प्राय ऐसी भूमिकाएं परीक्षा को बांध लेने में सफल होती है, क्योंकि कई कथन अपने प्रभाव में इतना चमत्कारित करने वाले होते हैं कि परीक्षक उनके आकर्षण में से बच नहीं पाता। अगर आपको उस पंक्ति के रचनाकार या दार्शनिक उसके रचना का नाम पता हो तो वह भी लिख देना चाहिए, क्योंकि ऐसे संदर्भों का उल्लेख होने से कथन की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि लेखक का नाम हर स्थिति में अनिवार्य होता है। अगर कथन में दम हो तो लेखक के नाम के बिना भी यह अपना असर छोड़ता ही है। ऐसी भूमिकाओं के संबंध में वही सावधानियां बरती जानी चाहिए जो प्रसिद्ध घटनाओं या कहानियों पर आधारित भूमिकाओं के संबंध में बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि वह कविता या कथन निबंध के विषय सचमुच देखिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि वह कविता या कथन निबंध के विषय से समुचित रूप से जुड़ जाना चाहिए। और दूसरी सावधानी यह कि शुरुआती चमत्कारी प्रभाव को आप शेष निबंध में भी शिथिल ना होने दें। कविता या प्रसिद्ध कथन से आरंभ होने वाली भूमिका को उदाहरण दें। कविता या प्रसिद्ध कथन से आरंभ होने वाली भूमिका को उदाहरण यहाँ देखें। क्या विषय? निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। अब आगे हम देखें क्या है कि इसमें था सा कहा गया। देखिए गौर से देखा जाए तो ये बात आपको यहाँ पर नहीं लिखा। गौर से देखा जाए तो इस मर्मभेदी कविता में दिखलाई गई तस्वीर दुनिया के अधिकांश देशों में समाजों की है। हर समाज में राजा रानी या सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अपनी सुविधा से सच गढ़ते हैं और उसका ऐसा प्रचार करते हैं कि समाज उनकी बातों को अपना सच मानकर अंधानुकरण करता रहता है। और निचोड़ यही निकलता है कि साग समाज देखिए और निचोड़ यही निकलता है कि सारा समाज अज्ञान की सुख निद्रा में डूबा रहता है और उसका बिल्कुल विकास नहीं हो पाता। इसका असली कारण यह है कि जिस समाज में नए विचार पैदा करने वाली जिज्ञासा का ही सम्मान ना हो, वहाँ नए प्रयोग हो गए कैसे। और जहाँ नए विचार नहीं पनपेंगे, वहाँ सभ्यता अपने पतन की ओर क्यों नहीं बढ़ेगी। प्रसिद्ध विचारक वाल्टर वेजहॉर्ट ने ठीक ही कहा है कि अनुकरण की आदत अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु विचार और बहस की संस्कृति कुछ ही समाजों को नसीब हुई है। और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए हम जो कहा गया चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित भूमिका। यह भूमिका एक और लोकप्रिय प्रकार है। भावनात्मक प्रभाव की दृष्टि से ऐसी भूमिकाएं भी अत्यंत सघन मानी जाती है। इनके अंतर्गत लेखक कुछ ऐसे तथ्य पेश करता है जो प्रेक्षक या पाठक को बुरी तरह चौंका देते हैं। हो सकता है कि प्रेक्षक उन तथ्यों से पहले भी अनजान ना हो, किंतु भूमिका में वे तथ्य इस प्रकार पेश किए जाते हैं कि उनका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसी भूमिकाओं के लेखक प्रायः तुलनात्मक तथ्यों पर जोर देते हैं, क्योंकि तुलना के माध्यम से
क्योंकि तुलना के माध्यम से जो कंट्रास्ट पैदा होता है वही इस भूमिका में निहित चमत्कार का मूल कारण होता है। कुछ निबंध लेखक इस प्रकार की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ भूमिका को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इसमें चमत्कार पैदा करने की क्षमता किसी भी अभी अन्य प्रकार की भूमिका से अधिक होती है। इसमें खतरा सिर्फ यह है कि वह कभी-कभी इसमें सिर्फ खतरा यह है कि कभी-कभी चौंकाने की कोशिश ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय हो जाती है और प्रेक्षक को भूमिका में गहराई तथा गरिमा की बजाय हल्कापन महसूस होने लगता है। अगर इस खतरे से बचा जा सके तो निसंदेह ऐसी भूमिका प्रेक्षक को चमत्कृत कर सकती है। फिर देखिए यहाँ पर चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित भूमिका या उदाहरण की बात यहाँ पर की गई। चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित भूमिका या उदाहरण की बात यहाँ पर आपको की गई है। फिर आपको आगे देखिए क्या कि विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। सेब गिरा न्यूटन उठाया जिज्ञासा हुई। देखिए सेब गिरा न्यूटन ने उठाया जिज्ञासा हुई, आखिर यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। आखिर वह कौन सा कारण है जिसने इसे नीचे गिरने को वश किया। न्यूटन की इस बौद्धिक जिज्ञासा ने जो किसी भी प्रकार के स्वार्थ से प्रेरित एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन की इस निष्काम जिज्ञासा ने सभ्यता के नए द्वार खोले और मानव सभ्यता एक लंबी छलांग लगाती हुई बैलगाड़ी युग से रॉकेट युग में प्रवेश कर गई। स्कॉटलैंड का वो भोला भाला बच्चा जेम्स वाट जो केतली से निकलती भाप को देखकर कौतूहल से बोल उठा कि क्या भाप में इतनी शक्ति है कि वह केतली के ढक्कन को हिला दे। तो उस भोले बालक की इसी जिज्ञासा ने आगे चलकर भाप के बड़े इंजन बनाए और मानव सभ्यता के पहियों को तीव्र गति दी। विंसी की परिकल्पना हो या न्यूटन, जेम्स वाट, रॉबर्ट ब्रदर्स आदि की कौतूहल भरी जिज्ञासा, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, हीगेल, शंकर, बुद्ध, महावीर के दार्शनिक विचार हो या मार्क्स, सार्त्र, फ्रायड, सिमोन का अनुभव, ये कहीं ना कहीं निज स्वार्थ की संकुचित परिधि को लांघने वाली निष्काम जिज्ञासा ही है। देखिए जो मानव सभ्यता के लिए जीवन रस की तरह है। देखिए किसी नकारात्मक धारणा खंडन से शुरुआत करना, किसी नकारात्मक धारणा के खंडन से शुरुआत करें। यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए कि ऐसी भूमिका जो शुरुआत ऐसी भूमिका यहाँ जो कहा गया देखिए ऐसी भूमिका की शुरुआत किसी ऐसी लोकप्रिय मान्यता से की जाती है जो विषय के विपरीत। इस उस मान्यता की व्याख्या करने के बाद उसके औचित्य पर सवाल उठाकर विषय की ओर बढ़ा जाता है। भूमिका खत्म होते होते प्रेक्षक या पाठक न सिर्फ विषय के प्रति सहमति की मुद्रा में आ जाता है, बल्कि उसके भीतर उस लोकप्रिय मान्यता के प्रति अविश्वास या संदेह भी पैदा हो जाता है। कंट्रास्ट के आधार पर विकसित होने वाली यह भूमिका प्रेक्षक को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार की भूमिका में कुछ खतरे भी होते हैं। पहला यह कि अगर लोकप्रिय मान्यता पर आवश्यकता से अधिक विस्तार से लिख दिया जाए तो प्रेक्षक को भटकाव लग सकता है। दूसरा यह कि अगर उम्मीदवार लोकप्रिय मान्यता को ठीक से खारिज ना कर पाए तो निबंध की शुरुआत ही कमजोर हो जाती है। अगर कोई उम्मीदवार इन बिंदुओं पर असावधानी बरतता है तो ऐसी भूमिका उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ देखिए किसी नकारात्मक देखिए आपके यहाँ पर क्या किसी नकारात्मक यहाँ पर जो आपको कहा कि किसी नकारात्मक धारणा के खंडन से शुरू होने वाली भूमिका का उदाहरण देखिए। विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। देखिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। देखिए जरूरत से ज़्यादा सोचना पागलों का काम है। क्यों बेकार की बातों में अपना दिमाग खपाते हो, काम की बातें सोचा करो। इस तरह के वाक्य हमें अपने आसपास अक्सर सुनते हैं, हम अपने आसपास अक्सर सुनते हैं। शायद समाज चाहता है कि व्यक्ति उतना ही सोचे जितना उसके फायदे में है, वह पैसा कमाने के बारे में सोचे, पर यह ना सोचे कि वह पैसा क्यों कमाना चाहता है। वह धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करे पर कभी उनके बारे में तार्किक प्रश्न उठाए। वह ईश्वर से अपने सुखों के लिए अपने सुखों के लिए प्रार्थना तो करे, पर कभी यह ना सोचे कि अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसे प्रार्थना के माध्यम से उसे अपनी समस्याएं क्यों बतानी पड़ रही है। वो अंक हासिल करने के लिए भले दर्शन की किताबें पढ़े, पर कभी खुद जटिल दार्शनिक प्रश्नों में ना डूबे। कभी यह ना सोचे कि उसके होने का क्या अर्थ है। जीवन और मृत्यु के परे कुछ है ही नहीं, कुछ है या नहीं। यह जगत आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है या किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की योजना मूर्त रूप है। देखिए शायद एक समाज की तरफ हमें लगता है कि गहरे प्रश्न उत्तर तलाशने जिज्ञासा में हम जीवन के साथ खुशियों से हाथ धो बैठेंगे। संभवतः यही कारण है कि प्राचीन दर्शन और विज्ञान की महान विरासत के बावजूद आज हम मौलिक चिंतन के क्षेत्र में ठन ठन गोपाल है। बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत की महान परंपराएं हमारे समय में लगभग दम तोड़ चुकी है। इसके विपरीत जिस पक्षी में सिर्फ 500 से 600 साल पर दर्शन और विज्ञान की अदम भूख पैदा हुई, तो वह देखते ही देखते शेष दुनिया से सैकड़ों वर्ष आगे निकल गया है। डेकार्ट, कोपरनिकस और न्यूटन से शुरू हुई यह परंपरा आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, रसेल और विटगेंस्टीन के हाथों
निरंतर मजबूत होती गई। इन्हीं महान और निष्काम जिज्ञासुओं की जीवन साधना का परिणाम है कि सभ्यता के विकास की दृष्टि से आज हम पश्चिम से मीलों पीछे खड़े हैं। देखिए, अपने निजी अनुभव से आरंभ करना, देखिए यह भी भूमिका एक प्रसिद्ध प्रकार है। देखिए, हालांकि उतना नहीं जितने कि पहले दो प्रकार है। इसके अंतर्गत निबंध का लेखक स्वयं अपने जीवन की किसी घटना अपने जीवन की किसी घटना, स्थिति या अनुभव से बात शुरू करता है और धीरे धीरे विश्लेषण का स्तर पर जाकर उसे विषय से जोड़ देना है। ऐसी भूमिका का प्रभाव अत्यंत सघन होता है, क्योंकि वे बहुत ही सहजता के साथ जब निबंध की जमीन तैयार करती है। यह जरूर है कि कुछ परीक्षक ऐसी भूमिकाओं से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें इनमें व्यक्ति केंद्रित की नींबू आती है। मेरा सुझाव है कि आप पहले दो प्रकारों को इस प्रकार की भूमिका की तुलना में प्राथमिकता दें, क्योंकि किंतु अगर किसी विषय पर आप पहले दो प्रकार से कोई भूमिका नहीं लिख पा रहे हैं, तो अपने निजी अनुभव के आधार पर भूमिका लिखने में भी हिचकिचाए नहीं। ऐसी भूमिका में कुछ विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। मसलन परीक्षक को इस बात का बिल्कुल एहसास ना हो कि आप आत्ममुग्ध या आत्म केंद्रित किस्म के व्यक्ति हैं और अपने अनुभवों के आधार पर संपूर्ण जगत की व्याख्या करने की जिद ठाने हुए हैं। फिर आपका अनुभव इतनी निजी भी नहीं होना चाहिए कि परीक्षक को निबंध पढ़ते हुए समय आपकी अभिव्यक्ति असंयगित या अमर्यादित लगे। इसके अलावा यह तो जरूरी है कि भूमिका खत्म होते होते आपका अनुभव निबंध के विषय से तार्किक रूप से जुड़ जाना चाहिए। आपका अनुभव निबंध के विषय से तार्किक रूप से जुड़ जाना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपको इसके बाद पेज नंबर 21 जो अपने निजी अनुभव यहाँ पर था, निजी अनुभव को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको यहीं तक इसको रखिए।